नमस्कार दोस्तों। हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आ गए हैं, मेरे हमसफ़र। प्लीज़ आप लोग पूरी कहानी सुनिए। कहानी बहुत अच्छी है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप लोग अपना सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग हमारे साथ हैं। हमें विश्वास है आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमारा सपोर्ट करेंगे। और जो लोग हमें नहीं चाहते हैं, हमारी कहानी उन्हें पसंद नहीं है, आप लोगों के ज़रिए हम उन्हें जवाब देना चाहते हैं। इसलिए प्लीज़ दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए और आज की कहानी सुनिए। कहानी का नाम वो मेरे हमसफ़र। अब आगे की कहानी चालू करते हैं। रात के 10 बज रहे थे। मिस्री को नींद नहीं आ रही थी। आए भी कैसे? कल उसका ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का रिजल्ट जो आने वाला था। मिस्री पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसके घर में सबकी सोच थोड़ी पिछड़ी हुई थी। लड़कियां पढ़ाई सिर्फ इसलिए करती थी कि उसकी शादी एक अच्छे ऊंचे खानदान के लड़के के साथ कराई जा सके। मिस्री के पापा नहीं हैं। मिस्री के घर में उसकी माँ प्रभा अरोरा, उसके दादा हीरालाल अरोरा और चाचा मानवीत, चाची उर्मिला हैं और उनका एक बेटा विशाल अरोरा और एक बेटी है जिसका नाम वीना अरोरा है। उसके घर में किसी भी लड़की को जॉब करने या ग्रेजुएशन के बाद कुछ करने का कोई राइट नहीं था। पर मिस्री के सपने तो कुछ और ही थे। वो जॉब करना चाहती थी। वो अपनी माँ के लिए अलग घर लेना चाहती थी, क्योंकि वो बचपन से देखती आई थी कि उसकी माँ हमेशा उसकी चाची के ताने सुनती आई हैं कि मिस्री और उनकी माँ उनके ऊपर बोझ हैं। इसलिए वो अपनी माँ को अपने साथ उनके खुद के घर में रखना चाहती थी। वो अपनी माँ के लिए हर सुख सुविधा देना चाहती थी। लाइफ में कुछ करना चाहती थी। मिस्री बेड पर लेटी हुई यही सोच रही थी कि कल का रिजल्ट क्या आएगा और वो आगे पढ़ने के बारे में घर वालों से कैसे बात करेगी। अगली सुबह मिस्री जल्दी उठ जाती है और मंदिर में जाकर साफ सफाई करके पूजा की तैयारी करती है। उसके बाद आरती करती है। आरती की आवाज़ से ही सभी घर के बाकी सदस्यों की नींद खुलती है और मिस्री की माँ प्रभा आती हैं। मिस्री ने आज सफ़ेद रंग की सलवार कमीज पहनी थी। बालों को खुला ही छोड़ दिया था। कानों में छोटे छोटे झुमके थे और वह मुस्कुराती हुई अपनी माँ के पास जाती है और आरती देते हुए कहती है, माँ आज रिजल्ट आने वाला है तो आज मुझे कॉलेज जल्दी जाना है। मिस्री की माँ कहती हैं, हाँ बेटा पर सुन। मिस्री आरती की प्लेट वापस मंदिर में रखती है और उनकी एक बात नहीं सुनती और वहीं पास के टेबल पर रखे पर्स उठाकर बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, रुक जा लड़की। मिस्री के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है और उसके कदम रुक जाते हैं। वह पलटती है। उसके सामने एक आदमी जिसने धोती कुर्ता पहन रखा था, बड़ी बड़ी मूछ, हाथों में छड़ी थी, रौबदार पर्सनालिटी, बिल्कुल किसी चौधरी की तरह। मिस्री पीछे पलट कर देखती है और कहती है, जी दादाजी। दादाजी कहते हैं, कहाँ जा रही हो? मिस्री कहती है, वो कॉलेज, आज रिजल्ट आने वाला है। दादाजी कहते हैं, अच्छा ठीक है जाओ, पर समय से वापस आ जाना। मिस्री कहती है, जी दादाजी ठीक है। मिस्री चुपचाप घर से बाहर आती है और अपनी फ्रेंड के घर पहुंचती है। मिस्री गेट पर ही खड़े होकर आवाज़ लगाती हुई कहती है, अरे वो मिस, कहाँ हो? कब से इंतज़ार कर रही हूँ। अंदर से आवाज़ आती है, आई मेरी तूफान मेल। फिर कुछ देर बाद उस घर से मिस्री की फ्रेंड किरण बाहर आती है। किरण के हाथ में कुछ चॉकलेट थी और एक हाथ में उसका बैग। उसने चश्मे लगाए हुए थे और एक छोटी पोनीटेल और नीले रंग की सलवार कमीज। हालांकि किरण थोड़ी सी मोटी थी पर दिल की बहुत अच्छी थी और मिस्री को हमेशा हंसाती रहती थी। यूं कहो मिस्री के पास किरण ही थी जिसको वो अपने दिल का हाल बताती थी और मिस्री किरण से मिलकर अपनी सभी प्रॉब्लम भी भूल जाती थी और मिस्री अपनी हर प्रॉब्लम किरण से शेयर करती थी। किरण उसकी समस्या का हल अक्सर बड़ी आसानी से दे देती थी और अगर कभी न दे पाए तो वो अपनी प्यारी प्यारी हरकतों से मिस्री को खुश करके उसकी परेशानी को ही भुलवा देती थी। कॉलेज में भी उन्हें सब सच्ची दोस्त की मिसाल कहते हैं। किरण कहती है, अरे मेरी तूफान मेल, आज बड़ी खुश लग रही है, कोई लॉटरी लगी है क्या? मिस्री कहती है, हाँ, क्योंकि आज रिजल्ट जो आने वाला है
और आज मैं बहुत खुश हूँ। किरण नौटंकी करते हुए कहती है, हाँ भाई, तुझे तो खुशी ही होगी, तू टॉप जो करेगी हर बार की तरह। और टेंशन तो हम जैसों को है, जिसको पास होने की संभावना भी कम है। मिस्री कहती है, अरे यार, इतनी टेंशन क्यों ले रही है, मुझे यकीन है तेरा रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। अब चल जल्दी, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। वो दोनों जाने लगती हैं, तभी पीछे से आवाज़ आती है, रुको तुम दोनों। दोनों मुस्कुराती हुई पीछे मुड़ती हैं। पवन किरण के पापा ने आते हुए कहा, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? पवन जी, किरण के पापा और मिस्री के फेवरेट अंकल और मिस्री के पापा के दोस्त, जो मिस्री को अपनी बेटी की तरह ही समझते हैं। दोनों एक साथ कहती हैं, कॉलेज। पवन जी उनके पास आकर कहते हैं, और ये दही चीनी कौन खाएगा? पता है ना, अच्छे काम को जो जा रही हो तो दही चीनी खाकर जाना चाहिए। मिस्री जीभ को दांतों तले दबाकर पीछे पलटते हुए कहती है, अरे अंकल, पर आज तो बस रिजल्ट है, फिर आप आज। पवन जी कहते हैं, और आज तुम्हारा इंटरव्यू तो है, पता है कितनी बड़ी कंपनी का इंटरव्यू है ये। मिस्री के चेहरे पर उदासी छा जाती है। नहीं अंकल, मैं इंटरव्यू नहीं दे रही। आप तो जानते हैं ना दादाजी और चाचा जी, मुझे जॉब। पवन जी कहते हैं, हाँ जॉब नहीं कर सकती, पर इंटरव्यू देने में क्या हर्ज है? एक बार इंटरव्यू तो दे सकती हो ना, बाकी बात में सोचना। मिस्री कहती है, पर अंकल। पवन जी कहते हैं, नहीं, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अपने अंकल के लिए इतना भी नहीं कर सकती। मिस्री कहती है, अच्छा ठीक है, दे दूंगी इंटरव्यू। पवन मुस्कुराते हुए मिस्री को दही चीनी खिलाते हैं। किरण मुंह खोलते हुए कहती है, पापा, मुझे भी दही चीनी खिलाइए। पवन मुस्कुराते हुए कहते हैं, लो तुम भी ले लो, शायद इसके असर से ही थोड़ा अच्छे मार्क्स आ जाएं। किरण दही चीनी खाते हुए मुंह बनाते हुए कहती है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इस बार मैंने बहुत मेहनत की है। मिस्री कहती है, नहीं अंकल, इस बार किरण ने सच में बहुत मेहनत की है। आप देखना, इसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। पवन जी कहते हैं, अच्छा चलो देखते हैं, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे लिए स्कूटी गिफ्ट करूँगा। किरण खुश होते हुए कहती है, सच्ची? पवन जी कहते हैं, हाँ। मिस्री चुप खड़ी बस दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। पवन जी कहते हैं, तुम क्या सोच रही हो? अगर तुम टॉप करती हो तो, जो कि मैं पहले से जानता हूँ तुम करोगी ही, इसलिए तुम्हें एक अच्छी सी किताब गिफ्ट करूँगा। मिस्री खुश होते हुए कहती है, सच? पवन जी कहते हैं, तुम्हें कोई शक है क्या? पवन नाम है मेरा, मिस्री का अंकल, कोई मामूली बात है क्या? और वैसे तो मैं तुम्हें और कोई बड़ा गिफ्ट भी नहीं दे सकता, मगर मुझे पता उन सब का तुम्हारे लिए कोई मोल नहीं होता, क्योंकि तुम्हें बुक्स पढ़ना पसंद है और तुम्हारे लिए बुक ही बेस्ट गिफ्ट होगी। मिस्री हंसते हुए पवन जी के गले लगकर कहती है, बिल्कुल नहीं, आप तो मेरे सुपर अंकल हो और आप मुझे जो गिफ्ट दोगे वो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। पवन जी मिस्री के सिर पर हाथ फेरते हुए और मुस्कुराते हुए कहते हैं। तभी अंदर से किरण की माँ शांति कहती हैं, क्या आप भी बातों में लग गए? बच्चियों को लेट हो रहा होगा, जाने दो उन्हें। पवन जी दोनों को हाथों से जाने का इशारा करते हुए कहते हैं, हाँ भाग्यवान, वो तो कब की चली गई। मिस्री और किरण हंसने लगती हैं और चली जाती हैं। कुछ दूरी पर बस स्टैंड था। दोनों वहाँ पहुँचती हैं और बस में जाकर बैठती हैं। वो बस में जाकर बैठती हैं, बस स्टार्ट होती है। किरण कुछ न कुछ बोले जा रही थी, मगर मिस्री को तो अब भी अपने रिजल्ट की टेंशन थी। तभी अचानक बस एक बस स्टैंड पर रुकती है। मिस्री अपने ही दुनिया में गुम थी। तभी एक गोरे रंग का ब्लैक 3 पीस सूट में, बाल हल्के घुंघराले से, हाथों में ब्रांडेड टाइटेनियम की ब्लैक कलर की वॉच, उसके हाथ में ऑफिस बैग था और वो आकर बस में बैठता है। किरण मिस्री से देखकर, यार क्या सॉलिड पीस है, कितना हैंडसम है ये, किसी को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। मिस्री जब किरण की बातों का कोई जवाब नहीं देती, तब किरण मिस्री को कोहनी मारते हुए कहती है, ओए देखना। मिस्री कहती है, क्या है, तू ही देख इसे, मुझे नहीं देखना। और क्या होता है सॉलिड पीस, कहाँ से लाती है ऐसी वैसी लैंग्वेज बोलने के लिए? किरण कहती है, पर देख तो उधर। मिस्री कहती है, नहीं देखना, अब तू भी चुपचाप बैठ। किरण मिस्री की डांट सुनकर चुपचाप बैठ जाती है।
मिस्री का ध्यान काफ़ी देर तक उस लड़के की तरफ नहीं जाता जहाँ वो बैठा था, मगर बस में एक झटका लगता है और उसका सिर आगे की चेयर पर जाकर लगने ही वाला था कि उस लड़के ने आगे जाकर उसके सिर के सामने अपना हाथ लगा लिया। मिस्री अपनी नज़रें थोड़ा सा उठाकर उसकी तरफ देखती है। वो लड़का कहता है, क्या तुम ठीक हो? मिस्री बस उसे देखती रह जाती है। वो लड़का उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कहता है, हेलो, क्या तुम ठीक हो? मिस्री हड़बड़ाहट में, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। वो लड़का वापस अपनी जगह पर जाकर बैठा। मिस्री मन में बड़बड़ाते हुए, तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। किसे? किरण ने पूछा। आजकल के लड़कों को देखा नहीं कैसे घूर कर देखते हैं, और ये तो कुछ ज़्यादा ही घूर रहा था मुझे, मिस्री ने मुंह बिगड़ाते हुए कहा। तो किरण हंसते हुए बोली, हाँ मैं मानती हूँ, हमारे कॉलेज के सभी लड़के दीवाने हैं, तेरी और तू हमारी सीधी सादी भोली भाली मिस्री। मगर इस बार इस चेहरे की कोई गलती नहीं थी। मिस्री कहती है, क्या मतलब, मेरी गलती थी क्या? किरण कहती है, मतलब ये कि मैंने देखा था, वो नहीं, तू देख रही थी उसे, और उसने तुझे बचाया है, समझी? इसलिए शांत हो जा। मिस्री एक नज़र उस शख्स को देखती है और फिर किरण की तरफ मुंह बनाते हुए कहती है, मैं क्यों देखने लगी उसे? किरण कहती है, अब अगर सच बोल दिया तो मुंह बना लिया। मिस्री मुंह घुमाकर खिड़की के बाहर देखने लगती है। मिस्री अब बाहर के मौसम को देख रही थी, जो अचानक चेंज हो चुका था। आसमान में बादल घिर आए थे, थोड़ी हवा चल रही थी। मिस्री ने खिड़की खोली और बाहर हाथ निकालकर हिलाने लगी। मिस्री के बाल हवा में उड़ रहे थे, उसके कान की छोटी छोटी बालियां उसके गालों को छूते हुए जा रही थी। उस पल में मिस्री को न जाने क्यों कुछ सुकून सा मिल रहा था। अब न जाने क्यों रिजल्ट की टेंशन उसे नहीं हो रही थी। अब ये मौसम का असर था या कुछ और बात थी, पता नहीं, मगर हमारी मिस्री अब खुश थी। इधर वो शख्स भी मिस्री को देख रहा था। बस रुकती है, मिस्री किरण स्टॉप पर उतरते हैं। मिस्री बिना कुछ बोले चली जाती है। किरण कहती है, अब इतना भी क्या मुंह फुलाना, अब बात भी नहीं करेगी? मिस्री कहती है, नहीं करूँगी बात, समझी? तो दूसरों का साइड क्यों लेती है फिर? किरण कहती है, अच्छा बाबा, अब नहीं लूँगी। खुश? मिस्री कहती है, अच्छा ठीक है। मिस्री और किरण कॉलेज के गेट पर खड़ी थी। कॉलेज का नाम है पीटर बॉक्सो कॉलेज, काल्पनिक नाम, शहर का नामी कॉलेज था। मिस्री ने इसमें एडमिशन लेने के लिए बहुत मेहनत की थी। उसे स्कॉलरशिप मिली, तभी वो इसमें पढ़ाई कर पाई। मिस्री और किरण कॉलेज के अंदर जाते हैं। किरण और मिस्री रिजल्ट देखने नोटिस बोर्ड की तरफ बढ़ जाते हैं। किरण कहती है, यार मुझे डर लग रहा है, अगर मैं पास नहीं हुई तो पापा मुझे बहुत डांटेंगे। मिस्री कहती है, तू शांत हो जा, मैं चेक करती हूँ, मुझे यकीन है तेरा रिजल्ट अच्छा होगा। किरण डर के मारे पास की चेयर पर अपना दिल थाम कर बैठ जाती है। मिस्री कहती है, अब तू यहाँ क्यों बैठ गई? किरण कहती है, मुझे नहीं जाना देखने, तू जा। मेरा दिल तो बैठा जा रहा है, ये सोच कर कहीं कि मैं फेल। मिस्री ने किरण को डांटते हुए कहा, चुप कर, कुछ भी सोचती है, मैं देख के आती हूँ, तू बता, मगर प्लीज़ ऐसे उल्टा पुल्टा मत बोल। मिस्री नोटिस बोर्ड की तरफ बढ़ जाती है। बहुत भीड़ होने के कारण वो अंदर नहीं जा पा रही थी। तभी किसी का हाथ लगता है, जिसकी वजह से मिस्री पीछे की तरफ गिरने लगती है कि अचानक कोई उसे संभाल लेता है। मिस्री के चेहरे पर उसका दुपट्टा आ लगता है, जिसके कारण वो उस शख्स की शक्ल नहीं देख पा रही थी। वो अपना दुपट्टा धीरे धीरे हटाती है कि वो शख्स उसे सीधा खड़ा करके वहाँ से जाने लगता है। मिस्री उसका चेहरा देख नहीं पाई, वो बस उसको जाते हुए देखती रहती है। फिर खुद से मिस्री कहती है, रिजल्ट देख। इस बार मिस्री जद्दोजहद करके भीड़ को चीरती हुई अंदर चली जाती है। वो अपना नाम और किरण का नाम ढूंढती है। कुछ देर बाद मिस्री उदास सा चेहरा लिए किरण के पास आती है। किरण मिस्री का चेहरा देखकर कहती है, बाय गॉड, मिस्री मैं सच कह रही हूँ, अगर कोई बुरी खबर है तो तू मुझे मत बता। मिस्री कहती है, खबर तो बुरी है। किरण ने अपने कान बंद करके कहा, क्या? मिस्री कहती है, मैंने फिर टॉप किया और तू भी अच्छे नंबर से पास हो गई। किरण उछलते हुए कहती है, क्या सच?
अरे ये तो इतनी अच्छी बात है, मिस्री उदासी से कहती है। हाँ, किरण खुश होते हुए कहती है। तो तू इसे बुरी खबर क्यों कह रही है? मिस्री कहती है, क्योंकि आज अवार्ड भी मिलेगा, वो भी उस व्यक्ति के हाथों जिसकी कंपनी यहाँ इंटरव्यू के लिए आ रही है। किरण कहती है, तो क्या हुआ? मिस्री कहती है, दादाजी ने घर पर जल्दी आने को कहा था और इंटरव्यू के बाद अवार्ड फंक्शन है, मतलब मैं रुक नहीं पाऊंगी। किरण कहती है, अरे मगर क्यों? इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है तुझे, तो उसे लेने तो रुक ही सकती है। मिस्री कहती है, नहीं, दादाजी ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हैं जल्दी आने के, क्योंकि चाचा चाची भी कानपुर से वापस आ रहे हैं और तू तो जानती है अगर वो लोग आ गए तो क्या होगा। किरण कहती है, हाँ ये तो है। मिस्री और किरण दोनों कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं। किरण कहती है, आइडिया, एक काम करते हैं, हम कह देंगे कि मेरे एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए तू हॉस्पिटल में आई है, जिसकी वजह से तू लेट हो गई। मिस्री कहती है, क्या पागल है क्या तू कुछ भी बोल रही है, भगवान न करे ऐसा कभी हो और मैं कभी। किरण कहती है, झूठ नहीं बोलती, भला 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 जानती हूँ तू झूठ नहीं बोलती, अब तू सत्यवादी पुराण मत शुरू कर अपना। मिस्री कहती है, ओके। दोनों कुछ देर कैंटीन में बैठती हैं और उसके बाद इंटरव्यू शुरू होता है। किरण की भी इंटरव्यू देती है। जब वो बाहर आती है, मिस्री किरण का हाथ पकड़कर बता क्या क्या सवाल किए और क्या कहा उन्होंने, तुझे जॉब मिलेगी या नहीं? किरण कहती है, उन्होंने कहा अब खाना खत्म कर लीजिए अपना, उसके बाद आना। मिस्री कहती है, क्या मतलब? तूने फिर खाना शुरू कर दिया था वहाँ? मैंने तो तुझसे सब खाने का सामान ले लिया था। किरण कहती है, हाँ मगर मैंने मेरे टॉप की सीक्रेट पॉकेट में चॉकलेट छुपाई हुई थी, तो जब वो बहुत सवाल करने लगे तो नर्वस होकर मैंने चॉकलेट खा लिए। मिस्री किरण के सिर पर हल्के से चपत लगाते हुए कहती है, किरण तेरा क्या होगा? किरण कहती है, वही तो मैं भी सोचती हूँ कि न जाने मेरा क्या होगा। कुछ देर बाद मिस्री की टर्न आती है। मिस्री अंदर जाती है। कुछ देर बाद जब वह वापस आती है तो किरण बेसब्री से कहती है, बता क्या कहा उन्होंने? मिस्री कहती है, यही कि वो बाद में बताएंगे। किरण कहती है, क्या मगर उन्हें तेरा इंटरव्यू पसंद नहीं आया क्यों? मिस्री कहती है, पसंद तो आया, उनका कहना है वो जिस पोस्ट के लिए यहाँ आए थे उनके मुताबिक मैं उनकी दूसरी पोस्ट के लिए काबिल हूँ, उसकी सैलरी और बाकी सब भी बहुत अच्छा है। मगर मिस्री कहती है, मगर उन्होंने कहा कि इसके इंटरव्यू का डिसीजन उनके बॉस करेंगे। उन्होंने मेरे से कुछ सवाल किए और उसके जवाब रिकॉर्ड कर लिए। किरण कहती है, क्या ऐसा कौन करता है? कोई भी ऐसी भी कोई इंटरव्यू होता है? मुझे तो लगता है इस कंपनी के बंदों को इंटरव्यू लेना तक नहीं आता। मिस्री कहती है, शायद। कुछ देर बाद इवेंट शुरू होता है। मिस्री और किरण ऑडिटोरियम में बैठे थे। फंक्शन शुरू होता है। प्रिंसिपल और कॉलेज के डीन कुछ स्पीच देते हैं। उसके बाद एंकर स्टेज पर आता है। एंकर कहता है, वो एवरीवन जैसा है कि हम सब जानते हैं। आज की इस सेरेमनी को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले बुलाना चाहेंगे हमारे फंक्शन के चीफ गेस्ट, जिन्होंने आज अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे इस फंक्शन का हिस्सा बने। सो प्लीज़ वेलकम राजपूत एंड कंपनी के ओनर मिस्टर पारस राजपूत का। सभी जोरदार तालियां बजाते हैं। एक आदमी सूट बूट में कानों में ब्लूटूथ लगाए हुए हॉल में एंट्री लेता है। उसके आसपास बहुत तो ब्लैक ड्रेस में बॉडीगार्ड थे और एक चश्मा लगाए आदमी जो शायद उनका पीए था, उनके साथ एंट्री लेता है। पारस की एंट्री पर सभी लड़कियां आपस में कहने लगती हैं, हाय कितना हैंडसम है। मिस्री को किरण पिंच करते हुए कहती है, मिस्री ये तो वही है जो सुबह बस में मिला था। ये पारस राजपूत है, यानी राजपूत एंड कंपनी का ओनर है। मिस्री कहती है, हाँ। किरण कहती है, हाय, इसकी पर्सनालिटी तो मस्त ही थी और इसका काम और भी मस्त गई। इसकी बनाई एक एक ड्रेस इसके यूनिक होती हैं। इसकी कंपनी की बनी ड्रेसेस फॉरकिन तक फेमस हैं। मिस्री कहती है, अच्छा। किरण कहती है, तो क्या तू सच में इसके बारे में कुछ नहीं जानती? मिस्री कहती है, नहीं। तभी मिस्री को किसी का कॉल आता है। इधर स्टेज पर कॉलेज के डीन पारस
फूलों बुके देकर स्वागत करते हैं। पारस फूलों का बुके बॉडीगार्ड को देता है। डीन उसे बैठने को कहते हैं। पारस और सभी हेड ऑफ द कॉलेज बैठते हैं और गार्ड पारस के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। एंकर कहता है, वैसे इनके बारे में हम सभी जानते हैं, मगर फिर भी इनका एक इंट्रो तो बनता है। पारस राजपूत एंड कंपनी के ओनर, जिनके लिए उनका काम ही सब कुछ है। इन्होंने छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी कंपनी अपने दम पर खड़ी की है। इनके बनाए डिजाइन्स पूरी फैशन इंडस्ट्री की पहली पसंद है। ये फैशन इंडस्ट्री के बेताब बादशाह हैं। पारस अपने पीए से इशारा करता है। उसका पीए एंकर के पास आकर कुछ कहता है, बस करो, इंस्टो सर को पसंद नहीं, आप अपना फंक्शन स्टार्ट करो, उनकी मीटिंग है, कुछ देर में उन्हें जाना है। एंकर कहते हैं, ओके ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब पारस सर का इंट्रो जितना दें उतना ही कम है, इसलिए हम इस फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इस फंक्शन की शुरुआत के लिए हमारे कॉलेज का सबसे फेमस डांस ग्रुप आपके सामने अपना डांस प्रस्तुत करेंगे। डांस शुरू होता है। कुछ देर बाद एंकर फिर स्टेज पर आता है और कहता है, तो फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए हम बुलाते हैं हमारे कॉलेज के स्पोर्ट्स चैनल्स को, जिनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। एंड मैं मिस्टर राजपूत से गुजारिश करूंगा कि वह स्टेज पर आएं और इन सब को अवार्ड से सम्मानित करें। पारस खड़ा होता है और एक एक करके सबको अवार्ड देना स्टार्ट हो जाता है। कुछ देर बाद एंकर स्टेज पर आता है और कहता है, तो दोस्तों, अब बारी है हमारे कॉलेज की जान और शान, हमारे कॉलेज में हमेशा टॉप करने वाली मिस मिस्री अरोरा की। तो दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्री अरोरा का। सभी तालियां बजाते हैं, मगर कोई स्टेज पर नहीं आता। कुछ देर बाद एंकर फिर अनाउंसमेंट करता है, मगर अब भी मिस्री स्टेज पर नहीं आती। पारस का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। एंकर दोबारा अनाउंसमेंट करने जा रहा था कि तभी कोई आता है और एंकर के कान में कुछ कहकर चला जाता है। एंकर कहता है, मिस्री किसी काम की वजह से इस फंक्शन में नहीं आ पाई, इसलिए हम बुलाते हैं हमारे अगले विनर को। इधर पारस, जिसको बहुत गुस्सा आ रहा था, वो ट्रॉफी लेता है और वही टेबल पर रखकर वहाँ से जाने लगता है। कॉलेज के डीन उसके पीछे पीछे जाते हैं, तो पारस ने बॉडीगार्ड उन्हें रोक लेता है। पारस का पीए डीन से कहता है, यह बहुत बड़ी गलती हुई कि आपकी एक स्टूडेंट अवार्ड फंक्शन में नहीं आई। अब आगे क्या होगा वह तो पारस सर ही जानते हैं। इतना कहकर पीए पारस के पीछे पीछे जाने लगता है। वह कहता है, सर रुकिए 1 मिनट सर, ऐसे जाना सही नहीं होगा। पारस, जो अब तक गुस्से में चला जा रहा था, वह रुकता है और पीए के पास आकर कहता है, मैं यहाँ अपना इतना कीमती समय निकाल कर आया, और वह लड़की, क्या नाम था उसका, मिस अरोरा, वो स्टेज पर नहीं आई किसी निजी काम की वजह से, और तुम कहते हो मैं रुक जाऊं। मैं अपना प्रेसियस टाइम किसी के लिए बर्बाद नहीं कर सकता। पारस राजपूत नाम है मेरा। पारस का पीए सिर झुकाए सब सुन रहा था। पारस गुस्से में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। वह गाड़ी में आकर बैठता है। पीए भी गाड़ी की ड्राइवर वाली सीट पर बैठता है। पारस पीए की तरफ सवालिया नज़र देखता है और कहता है, के केशव कट्टर। पारस अपने पीए को के कहता है। अब तक ड्राइवर नहीं मिला। के धीरे से कहता है, नहीं, और वो कोई रेडी नहीं हो रहा आपका ड्राइवर बनने के लिए, क्योंकि सबका कहना है आप किसी की छोटी सी गलती को भी नहीं माफ़ करते। पारस कहता है, क्या हुआ के ड्राइवर नहीं मिला? के कहता है, सर वो बस मिल जाएगा। पारस, ज़्यादा पैसे दो और 1 घंटे के अंदर ड्राइवर अरेंज करो, समझे? के कहता है, ओके सर। इधर मिस्री, जो ऑटो में बैठी थी, किरण कहती है, क्या यार तू इतनी जल्दी आ गई वहाँ से, बस कुछ टाइम और रुक लेती तो तेरा अवार्ड मिल जाता। मिस्री कहती है, नहीं रुक सकती थी, वो घर आने वाली हैं, अगर मैं घर पर नहीं मिली तो फिर माँ को। मिस्री ऑटो में बैठी थी। मिस्री किरण को कहती है, मुझे समय से घर पहुंचना है, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंची तो माँ। किरण कहती है, तुम्हारा मतलब कहीं। मिस्री घबराते हुए, चाची कहाँ से वापस आ रही हैं और वहाँ मुझे घर पर न देखकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देंगी। किरण कहती है, अरे वो लेडी किलर आ गई, पर कैसे?
मिस्री कहती है, हाँ चाची, गांव से वापस आ रही हैं और वह मुझे घर ना देखकर बहुत बड़ा इशू खड़ा कर सकती हैं, इसलिए तो कुछ भी करके घर पहुंचना है। मगर या ट्रैफिक तो लग रहा है मुझे आज पक्का फंसाएगा। मिस्री बहुत परेशान थी, उसको समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। किरण उसे समझा रही थी कि टेंशन मत ले, टाइम पर पहुंच जाएंगे। तभी अचानक एक बाइक आकर रुकती है। बाइक वाला व्यक्ति करीब 20-21 साल का था, जो चेक शर्ट पहनी थी, हाथों में स्पोर्ट्स वॉच और गॉगल्स। उस लड़की ने हेलमेट पहन रखा था। किरण और मिस्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी सारी टेंशन गायब हो गई। वह खुश होकर कहती है, विशाल तुम आ गए। वह लड़का अपना हेलमेट उतारता है, भूरी भूरी आंखें, कर्ली हेयर, रंग गेहुआ, और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मेरी दीदी टेंशन में हो और मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? अब जल्दी से बाइक पर बैठो, इससे पहले माँ घर पहुँचे। विशाल मिस्री की चाची का बेटा है। विशाल मिस्री से 1 साल छोटा है। पर विशाल मिस्री से किरण की तरफ देखते हुए कहा। किरण मिस्री के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मिस्री तुम जाओ, मैं ऑटो से आ जाऊंगी। ऑटो से वैसे भी अगर हम निकले तो बहुत टाइम लग जाएगा। बाइक छोटी पतली होती है, वह निकल जाएगी ट्रैफिक से जल्दी। मिस्री हिचकाते हुए कहती है, मगर तुम। किरण कहती है, मिस्री अब तू जा, वरना किलर चाची आ जाएंगी और तू जानती है उसके बाद क्या होगा। विशाल किरण की तरफ देखता है तो किरण बात बदलते हुए कहती है, अरे मेरा मतलब चाची आ जाएंगी। मिस्री ऑटो से उतरकर बाइक पर आकर बैठ जाती है। विशाल बहुत सावधानी से ट्रैफिक के बीच में से बाइक निकाल कर लेकर जाता है। कुछ देर बाद बाइक ट्रैफिक से बाहर आती है और विशाल की बाइक रफ्तार पकड़ती है। विशाल बहुत तेज गाड़ी चला रहा था और मिस्री को उससे डर भी लग रहा था, परंतु वह जानता था कि अगर वह तेज नहीं चलाएगा तो वह लेट हो जाएगी। इसलिए वह विशाल से कुछ नहीं बोलती और आँख ही बंद करके कहती है, हे कान्हा जी, बस आज टाइम से पहुँच जाऊँ। तभी रास्ते में उसकी बाइक लड़खड़ा जाती है और विशाल और मिस्री दोनों नीचे गिर जाते हैं। हालांकि मिस्री को बस खरोच आती है और विशाल के पैर में थोड़ी चोट लग जाती है। विशाल के पैर से खून निकलने लगता है, मगर विशाल बाइक खड़ा करके कहता है, दीदी आप चलिए। मिस्री कहती है कि नहीं विशाल, तुम्हारे पैर से खून निकल रहा है, पहले हम डॉक्टर के पास चलते हैं। विशाल इनकार कर देता है और कहता है, दी आपको घर जल्दी पहुंचना होगा। मगर जैसे ही विशाल बाइक पर बैठता है, उसकी नज़र बाइक के टायर में पड़ती है। टायर पंचर हो चुका था। मिस्री कहती है, अब तो पक्का लेट होना है। नहीं, मैं ही पागल थी, मैं उस फंक्शन के लिए रुकी थी। मुझे पता था कि दादाजी ने कहा था समय पर आने को। विशाल कहता है, आप टेंशन मत लीजिए दी, मैं कुछ करता हूँ। विशाल ऑटो रोकने की कोशिश करता है, पर कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। वो कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। आज मिस्री का हाल भी कुछ ऐसा ही था। तभी अचानक एक गाड़ी आकर रुकती है। विशाल उस गाड़ी को देखकर उसकी तरफ जाता है। जैसे ही वह व्यक्ति शीशा नीचे करता है, मिस्री की नज़र जब उस व्यक्ति पर पड़ती है तो मिस्री सहम जाती है। विशाल मिस्री के पास आकर कहता है, ये मेरे दोस्त के बड़े भाई हैं और ये आपको सेफली घर पहुंचा देंगे, आप जाइए इनके साथ। मिस्री डरते हुए कहती है, नहीं नहीं विशाल, मैं नहीं जा पाऊंगी। विशाल कहता है, दी वैसे भी बहुत लेट हो रहा है और आप जानती हैं घर पर न पहुंच गई तो क्या होगा। विशाल मिस्री को बहुत समझाता है। आखिरी में मिस्री मान जाती है और वो गाड़ी में आकर बैठ जाती है। मगर न जाने क्यों मिस्री का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। वो पूरे रास्ते बस चुपचाप बैठी रहती है। वो व्यक्ति कभी मिस्री को देख रहा था तो कभी रास्ते को, और वह व्यक्ति मिस्री की चुन्नी पकड़ लेता है और स्टीयरिंग के पास रख देता है। मिस्री कांपते हुए हाथों से अपनी चुन्नी उसके हाथों से लेने की कोशिश करती है, मगर कामयाब रहती है। तभी वो व्यक्ति कहता है, मिस्री तुम मुझसे इतना क्यों डरती हो? मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूँ और तुम होगी मुझसे इतना डरती हो, गलत बात है ना। मिस्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बुरी तरह कांप रही थी। तभी ट्रैफिक लाइट पर कार रुकती है। मिस्री
बड़ी हिम्मत करके वहाँ बैठी हुई थी। वो जानती थी अगर वो इस गाड़ी से उतरेगी तो वो अपने भाई को क्या कहेगी कि क्यों इनके गाड़ी में वो घर नहीं गई। वो बहुत हिम्मत जुटाकर कहती है, देखिए मैं आपको पसंद नहीं करती। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। वो आदमी कहता है, मगर मिस्री मुझ में बुराई ही क्या है ये बताओ। ऐसा कहते हुए वो मिस्री का हाथ पकड़ लेता है। मिस्री उसके हाथ से अपना हाथ अलग खींच लेती है और कहती है, देखिए। तभी एक कार जो उसके साइड में आकर रुकती है। मिस्री की नज़र जैसे ही उस गाड़ी पर पड़ती है, उसमें बैठे व्यक्ति को देख न जाने क्यों उसके मुंह से खुद ब खुद निकलता है, पारस। दूसरी गाड़ी में बैठा पारस। उसकी नज़र भी मिस्री पर पड़ती है। मिस्री की आंखों में आंसू देख उसकी नज़र बस मिस्री पर आ रुकती है। तभी ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है। मिस्री की गाड़ी आगे निकल जाती है, मगर मिस्री की आंखों में आए आंसू अब पारस की आंखों में जगह बना चुके थे। वो अपनी आंखों को टच करता है। उसके हाथों में उसके आंसू होते हैं। उसे समझ नहीं आता। वो खुद से कहता है, इसको देखकर मेरी आंखों में आंसू क्यों। तभी केके कहता है, सर आप रो रहे हैं। पारस अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, नहीं वो शायद आंखों में कुछ चला गया। पारस मन में सोचता है, इस लड़के के आंसू देख दिल को दर्द क्यों हुआ, क्यों दिल किया। इसके दर्द का कारण जानूं। खुद से कहता है, पारस तेरा दिमाग खराब हो गया है। इधर मिस्री नज़र में अब भी पारस का चेहरा आ रहा था। मिस्री के साथ बैठा व्यक्ति कहता है, मिस्री मैं 12वीं क्लास से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। आखिर क्या बुराई है मेरे प्यार में। मिस्री जो अब तक आंखों में आंसू लिए हुए कांप रही थी, कहती है, मुझे आप पसंद नहीं और अब मेरी शादी किसी और से हो रही है तो आप मुझे भूल जाइए। वो व्यक्ति हंसने लगता है और कहता है, शादी तुम्हारी वो भी किसी और से कैसे सोच लिया तुमने। वो कभी नहीं होगा, समझी तुम सिर्फ हितेश की हो और हितेश की ही रहोगी। मिस्री और घबरा जाती है। पूरे रास्ते वो कुछ नहीं बोलती। वो घर पहुंचती है। वो दौड़ते हुए अंदर जाती है। मिस्री अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी कि आ गई महारानी, किसी ने गुस्से में कहा। मिस्री पलट कर देखती है। वो कहती है, चाची। चाची मिस्री की तरफ बढ़कर कहती हैं, हाँ चाची। चाची कहती हैं, चाची के बच्ची इतनी देर कहाँ लग गई। कॉलेज में पक्का दोस्तों के साथ मगर गश्ती कर रही होगी। मिस्री कहती है, नहीं चाची, वो कॉलेज में आज फंक्शन था तो मैं इसलिए रुक गई थी वहाँ पर। चा, चाची कहते हैं, अच्छा जी, तो मतलब आजकल पार्टियाँ चल रही हैं। कॉलेज में तुझे पार्टी करने भेजा जाता है, कॉलेज में या फिर पढ़ाई करने। मिस्री सिर झुकाए रहती है। चाची नहीं हूँ मैं। चाची उसका हाथ मोड़ कर कहती हैं, देख तुझे पहले ही बता रही हूँ, ये घर मेरा है और जब तक तू इस घर में है तब तक मेरे हिसाब से चलना होगा। आगे जाकर तू क्या करती है क्या नहीं मुझे मतलब नहीं, मगर इस घर की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। और मैंने देखा था अभी तो किसी लड़के के साथ कार से उतरी थी, कौन था वो। मिस्री कहती है, चाची वो मैं उसके साथ। यहाँ क्या हो रहा है। मिस्री के दादाजी हीरालाल अरोरा ने आते हुए कहा। मिस्री की चाची अपने सिर पर पल्लू कर लेती हैं और हीरालाल के पास आकर कहती हैं, देखिए न ससुर जी, आज ही किसी लड़के की गाड़ी में आई थी और कॉलेज तो इसका 1 बजे ही खत्म हो जाता है, तो ये 5 बजे तक कहाँ थी। मिस्री आंखों में आंसू लिए सिर झुकाए खड़ी थी। हीरालाल जी कहते हैं, मिस्री तुम्हारी चाची कुछ पूछ रही हैं, कौन था वो लड़का। चाची कहती हैं, ससुर जी ये कैसे नहीं बताएगी, मेरे तरीके से बताएगी। मिस्री का हाथ पीछे तरफ मोड़ करके उसके बाल खींचकर आगे करती हैं, बता वो लड़का कौन था और कितने लड़कों से दोस्ती की है तूने और क्या ये कर रही है उसकी गाड़ी में, हमारी नाक कटवाएगी क्या। तभी प्रभा जी वहाँ आती हैं और कहती हैं, क्या कर रही हो उर्मिला, इसे छोड़ दो। चाची मिस्री का हाथ छोड़कर कहती हैं, नहीं जीजी, तुमने ही इसे सिर पर चढ़ाया है। अगर परवरिश अच्छी की होती तो आज ये लड़की किसी और लड़के की गाड़ी में न आती। प्रभा जी चौंकते हुए कहती हैं, क्या। मिस्री कहती है, माँ हूँ मैं।
प्रभा जी गुस्से में एक जोरदार तमाचा मिस्री के गाल पर जड़ देती हैं। तभी विशाल लड़खड़ाते हुए अंदर आते हुए कहता है, बड़ी माँ, चाची, बेटा तेरा ये हाल कैसे हुआ? प्रभा जी कहती हैं, विशाल तू ठीक है ना? ये चोट कैसे लगी? विशाल कहता है, मैं वो बाद में बताऊंगा, पहले ये बताइए यहाँ क्या हो रहा है? मिस्री विशाल के पास आकर कहती है, कुछ नहीं विशाल, तुम अंदर जाओ। चाची कहती है, क्यों अंदर जाए? उसे भी तो पता चले। जिस दी के लिए वो हमेशा मुझसे लड़ता है वो क्या गुल खिला रही है, आखिर इसे भी तो पता चले उसकी दी कैसे किसी अनजान लड़के की गाड़ी में आ रही है। विशाल पहले मिस्री को देखता है जिसकी आंखों में आंसू थे, फिर कहता है, दी। चाची कहती हैं, क्या दी? अरे हमें तो पता भी नहीं है। जब ये यहाँ ऐसा कर रही है तो अपने ससुराल जाएगी तो क्या करेगी? विशाल कहता है, बस माँ बस, बहुत हो गया। मिस्री दी पर दोष लगाना उनको उस गाड़ी में मैंने ही बैठाया था, वो तो मना कर रही थी। चाची कहती हैं, नहीं, यह तो इसका दोष छुपाने के लिए कह रहा है। मैं जानती हूँ इस लड़की को। विशाल कहता है, क्या जानती हैं आप दी के बारे में? मिस्री दी को आज तक आप सिर्फ और सिर्फ सुनाती आई हैं और कुछ नहीं। बिना किसी कारण आप इनकी कोई न कोई गलती ढूंढ कर इनको टॉर्चर करने लगती हैं। चाची कहती हैं, अगर ऐसी बात थी तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? विशाल कहता है, आपने इसकी बात सुनी नहीं ना, और सुनती भी कैसे? आपके तो मिस्री दी दुनिया की सबसे बुरी लड़की लगती है, और बड़ी मैं आपसे आपसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि आप मिस्री दी पर हाथ उठाएंगी। प्रभा जी सर झुकाए खड़ी रहती हैं। विशाल अपनी माँ के पास आता है और कहता है, आप क्यों इन्हें इतना टॉर्चर करती हैं? क्यों इन्हें इतना परेशान करती हैं? आखिर मिस्री दी ने आपका बिगाड़ा ही क्या है? चाची रोने का झूठा नाटक करके कहती हैं, मैं इसे टॉर्चर कहती हूँ, मैं तो इस परिवार का भला चाहती हूँ। देखा ससुर जी, आपने कैसे इस मिस्री ने मेरे बेटे को अपनी साइड किया हुआ है। ऐसे ही ये मुझसे रोज लड़ता है जब मैं मिस्री से कुछ भी कहती हूँ। मुझे लगता है कोई जादू टोना किया है दोनों माँ बेटियों ने मिलकर मेरे बेटे पर। हो, इसको हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। विशाल कहता है, माँ आप गलत हो इसलिए मैंने ये सब कहा। चाची रोने का नाटक करती हुई कहती है, अच्छा मैं गलत हूँ? हाँ अब तो मैं गलत लगूंगी ही। दोनों माँ बेटियों ने जादू जो किया है तुझ पर, न जाने कौन सा मनहूस दिन था जो मैं भाई साहब के गुजर जाने के बाद इन्हें अपने घर ले आई थी। अगर मैं इसे अपने घर न लेकर आती तो ये लोग रोड पर बैठे भीख मांग रहे होते। एक तो मैंने इन्हें अपने घर में सिर छुपाने की जगह दी, ऊपर से ये लोग मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रहे हैं। मिस्री की आंखों में आंसू भरे हुए थे, वो वहाँ चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी। प्रभा जी भी रो रही थी। विशाल चीखते हुए कहता है, मम्मा चुप रहिए। चाची जी और तेज से रोते हुए कहती हैं, मैं क्यों चुप हो जाऊं? मुझे तो ऐसा लगता है भाई साहब भी मरे नहीं थे, इन दोनों माँ बेटियों ने मिलकर उन्हें मार डाला था। विशाल कहता है, माँ बस करिए, अब आगे एक शब्द नहीं। हीरालाल जी गुस्से से कहते हैं, तुम दोनों चुप करो, विशाल अपने कमरे में जाओ। विशाल वहीं खड़ा रहता है। हीरालाल जी कहते हैं, विशाल कुछ कह रहा हूँ, अंदर जाओ। विशाल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हीरालाल जी कहते हैं, उर्मिला बहू और प्रभा बहू तुम दोनों भी जाओ। दोनों चली जाती हैं। मिस्री भी रोते हुए अपने कमरे की तरफ भागती है और बेड पर लेट कर रोने लगती है और अपने पापा की फ़ोटो देखकर कहती है, पापा आप क्यों हमें छोड़ कर गए? क्यों पापा? मुझे कभी कभी तो लगता है कि मैं मर जाऊं। मेरे मर जाने के बाद सभी तकलीफ़ों का अंत हो जाएगा। इधर पारस अपने ऑफिस पहुंचता है। उसके बॉडीगार्ड जो कि उसके पीछे पीछे चल रहे थे, लिफ्ट में दोनों आकर खड़े होते हैं, लेकिन लिफ्ट का बटन दबता है। पारस केके से पूछता है, दिल्ली वाले क्लाइंट का क्या हुआ और इन्हें हमारे डिजाइन्स के सैंपल भेजे? केके कहता है, जी सर भेज दिए। पारस कहता है, और आज का शेड्यूल क्या है? केके जल्दी से बताता है, सर वहाँ मल्होत्रा सर के साथ मीटिंग है, मगर वह अभी थोड़ा लेट हो जाएंगे आने में। पारस बिना किसी भाव के कहता है कि उन्हें कॉल करो और कहो डील कैंसिल। केके चौंकते हुए कहता है, क्या सर? पारस फुल एटीट्यूड में कहता है,
मुझे बात रिपीट करने की आदत नहीं है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? केके कहता है, जी सर। पारस लिफ्ट से बाहर निकलता है। केके उसके पीछे पीछे चलते हुए कहता है, मगर सर। पारस कहता है, पारस राजपूत के टाइम की जो वैल्यू नहीं समझता। पारस राजपूत उनके साथ कोई डील नहीं करेगा। केके पारस के पीछे पीछे चलते हुए पारस के केबिन में पहुंचता है। पारस के केबिन पूरी तरह से हाईटेक था। पारस अपने चेयर पर जाकर बैठता है और फाइल्स में बिजी हो जाता है। कुछ देर बाद एक एम्प्लॉय उनके पास आता है और कहता है, मैं आई कम इन सर। केके उस एम्प्लॉय को अंदर बुलाता है। एम्प्लॉय अंधेरा के अंदर आके पारस के सामने खड़ा हो जाता है। पारस एक एनवलपमेंट उठाता है और कहता है कि मैंने इस पर साइन कर दी है, इसे दे दो। केके उस इन्वॉल्व को लेकर उस एम्प्लॉय के सामने बढ़ा देता है। वो एम्प्लॉय सिर झुकाए खड़ा था। पारस कहता है, इसे लो और जाओ यहाँ से। वह एम्प्लॉय पारस के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। पारस किसे कहते हैं, कभी नहीं। लापरवाही। लापरवाही तुम्हारी वजह से आज इस कंपनी में शॉर्ट सर्किट हो जाता तो क्या हो सकता था जानते हो? तुम्हें कितने टाइम पहले कहा गया था इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ, मगर तुम ही लापरवाही दिखाई और आज उसका नतीजा हमारे सामने आते आते बचा। एम्प्लॉय कहता है, सर वो गलती से। पारस कहता है, मेरी कंपनी में गलती की कोई जगह नहीं है। सुनो या इन्वॉल्व लो और निकलो यहाँ से। पारस केके की तरफ देखता है। केके व अन्य लोग उस एम्प्लॉय के आगे बढ़ा देता है। वो एम्प्लॉय इन्वॉल्व लेकर चुपचाप चला जाता है। केके वहीं खड़ा था, पारस को देख रहा था। पारस फाइल पर साइन करते हुए बिना केके को देखे कहता है, तुम जाओ यहाँ से, खड़े क्यों हो जाओ, इतना अपना काम करो। केके बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप चला जाता है। पारस अपनी फाइल में बिजी था कि तभी कोई डोर नॉक करता है और अंदर आता है। काले कोट पैंट में था, शायद वह आदमी वकील था। वह आदमी पारस के सामने आकर फाइल रखता है और इस फाइल पर साइन कर दो। ये गोयल्स के डील के पेपर हैं, मैंने रेडी करवा दिए। पारस उस पर साइन करने जाता है। वो आदमी कहता है, पारस एक बार फिर सोच लो। पारस कहता है, जीजा जी। वेद पारस के जीजा जी यानी पारस की दीदी पूनम के पति पेशे के वकील, पारस की कंपनी के लीगल एडवाइज़र। पारस एक बार फिर सोच लो इसके बारे में। वेद जी कहते हैं, जीजा जी। पारस कोई डील बिना सोचे समझे नहीं करता। इस कंपनी पर भले ही भरोसा नहीं कर सकते, पर इसके यहाँ आने वाले मटेरियल अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जिसकी हर जगह डिमांड है, तो मैं उनके मटेरियल और खुद पर भरोसा करूंगा। पारस ने फुल एटीट्यूड से कहा। वेद जी कहते हैं, ओके ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वेद जी फाइल साइन करवा कर जाने लगते हैं। तभी वह अचानक रुकते हैं और कहते हैं, इस बार उसे मेरी बात सुनो। तुम्हारी दीदी सुबह से कॉल कर रही है, कह रही है घर पर तुम्हें माँ ने बुलाया है और तुम उसका कॉल नहीं उठा रहे। पारस बिना उसकी तरफ देखे कहता है, जीजा जी उनसे कहिए मैं माँ का कॉल बाद में उठा लूँगा, बाद में बात करूँगा, अभी बिजी हूँ। वेद जी कहते हैं, मगर पारस। पारस चेयर से खड़ा होता है और जीजा जी मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ कहकर वहाँ से चला जाता है। वेद जी पारस को जाते हुए देखते हैं और कहते हैं, मैं कैसे उसको समझा दूँ, काम के अलावा भी दुनिया है, इस पारस को कैसे बताऊँ मैं। और दूसरी तरफ इसकी बहन है जो मेरी जान खाए हुए कि मैं इसको समझाऊं, पर कैसे समझाऊं, उसका भाई सुनता कहाँ है। हे भगवान, तू ही कोई चमत्कार कर इस लड़के के लिए। रात के 8 बज रहे थे। मिस्री अपने कमरे में थी कि उसकी माँ प्रभा जी गेट खटखटाती हैं और कहती हैं, मिस्री बेटा गेट खोल। मिस्री गेट नहीं खोलती। प्रभा जी फिर गेट खटखटाती हैं और कहती हैं, बेटा जब से तू आई है तूने कुछ नहीं खाया, प्लीज़ गेट खोल दे। कुछ देर बाद मिस्री गेट खोलती है। प्रभा जी खाने की प्लेट लेकर अंदर आती हैं और खाने की प्लेट टेबल पर रखती हैं। मिस्री भी वापस अपने बेड पर आकर बैठ जाती है। प्रभा जी कहती हैं, बेटा मुझे माफ़ कर दे,
आज जो कुछ भी मैंने किया वो मिस्री की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है और कहती है, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। आज मेरी वजह से आपको दुख हुआ और चाची जी से आपको न जाने क्या क्या। प्रभा जी कहती हैं, मेरी बच्ची चुप हो जा, मत रो। तेरी कोई गलती नहीं है, मैं जानती हूँ। विशाल ने मुझे सब बता दिया। मैंने तुझ पर हाथ उठाया, उसके लिए सॉरी। मिस्री अपनी माँ के आंखों में से आंसू पोंछते हुए कहती है, मत थप्पड़, मुझे लगा रो आप रहे हो, ये तो गलत बात है ना। प्रभा जी कहती हैं, तुझ पर मैंने हाथ उठाया ये जानते हुए कि तेरी कोई गलती नहीं है। मैं जानती हूँ मेरी बेटी कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसकी माँ का सिर नीचा हो, मगर उस समय ये कहना। मिस्री कहती है, मजबूरी थी, जानती हूँ माँ, आप रोइए मत। प्रभा जी मिस्री से कहती हैं, बेटा तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा खा ले। मिस्री की माँ मिस्री को अपने हाथों से खिलाती हैं कि मिस्री की आंखों से एक बार प्रभा के हाथों पर गिरता है। प्रभा जी कहती हैं, मिस्री रोना बंद कर दे बेटा, यही हमारे भाग्य में लिखा है और हमें इसे स्वीकारना होगा। मिस्री कहती है, पर माँ क्यों क्यों भगवान ने हमारी किस्मत ऐसे लिखी। बचपन में पापा को छीन लिए और तब से मैं हमारी लाइफ में दुखों की कोई एंड ही नहीं हो रहा। प्रभा जी कहती हैं, बेटा इन सब से तुझे निजात मिल जाए इसलिए मैं तेरी शादी राकेश से कर रही हूँ। उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, वह लोग तुझे पलकों पर बिठा कर रखेंगे। मिस्री कहती है, माँ मुझे शादी नहीं करनी, मुझे जॉब करनी है और पापा कब उस सब कुछ वापस लाना है जो हमारे पास नहीं है। उनका वह घर जो नीलमा ने हमसे छीन लिया, हर वो चीज़ जो आपकी थी मगर भाग्य ने हमसे छीन ली। प्रभा जी कहती हैं, बेटा थोड़ा धीरे बोल, अगर तेरे दादाजी या तेरी चाची ने सुन लिया तो फिर बवाल हो जाएगा। तुझे पता है ना, हमारे खानदान में जॉब करना गुनाह माना जाता है। मिस्री कहती है, मगर क्यों माँ, क्यों हमारे परिवार में लड़कियों को सिर्फ पढ़ाया जाता है, जॉब करने की इजाज़त नहीं दी जाती। आज समाज इतना आगे बढ़ चुका है मगर हमारे परिवार में अब भी सब पिछड़ी सोच रखते हैं। प्रभा जी कहती हैं, बेटा तेरे दादाजी कभी नहीं मानेंगे, इसलिए तो जॉब करने की बात भूल जा। हाँ, अगर तेरा पति तुझे जॉब करने को बोले तो तू कर लियो, वह भी शादी के बाद। मिस्री कहती है, मगर माँ इसके आगे मिस्री कुछ नहीं बोल पाती। प्रभा जी मिस्री को खाना खिलाती हैं, फिर मिस्री प्रभा जी की गोद में सिर रखकर लेट जाती है। कुछ देर बाद जब प्रभा जी को लगता है कि मिस्री सो चुकी है तो वो मिस्री के सिर के नीचे तकिया लगा रूम की लाइट ऑफ करके वहाँ से चली जाती हैं। कुछ देर बाद मिस्री आंखें खोलती है और अपनी स्टडी टेबल पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर तक वह अपनी किताबों को देखती रहती है, पर उनकी किताबों में से एक डायरी निकलती है। डायरी बहुत पुरानी लग रही थी। उस डायरी के ऊपर मोर पंख बना हुआ था और उसके चारों ओर रस्सी बंधी हुई थी। मिस्री उसमें एक स्पेशल नोट बांधती है जिसे लोग आसानी से खोल नहीं पाते थे। यह नोट बांधना उसने अपने पापा से सीखा था, जिसकी वजह से कोई भी उसकी डायरी पढ़ नहीं पाता था। वो कुछ सोचती है। कुछ महीनों पहले जब उसका रिश्ता राकेश के साथ फिक्स हुआ था, तब मिस्री और राकेश को रूम में बात करने के लिए अकेले भेजा गया था। तब मिस्री ने राकेश से कहा था कि वो चाहती है कि वो जॉब कर ले। तब राकेश ने उससे कहा था कि जॉब करने वाली लड़कियां आवारा होती हैं। जिन लड़कियों को जॉब करने की इजाज़त दी जाए वो लड़कियां कभी अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रखती और न ही वो कभी अपने पति को ही खुश कर पाती हैं। ये सुनते ही मिस्री समझ गई थी कि राकेश उसे कभी जॉब नहीं करने देगा। बस इसलिए उसने हिम्मत करके चाची से इस शादी के लिए मना कर दिया था। तब उसकी चाची ने उसकी छोटी बहन वीना की दुहाई देकर उसे राजी किया था कि वीना के लिए जो रिश्ता ढूंढा गया है उसके लिए उसकी शादी तब हो पाएगी जब मिस्री की शादी हो, क्योंकि मिस्री उसकी बड़ी बहन है और अगर वो मिस्री के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढेगी तो उसमें टाइम लगेगा। तो हो सकता है वीना की ससुराल वाले उतना इंतज़ार न करें। ये बोलकर
उन्होंने मिस्री को शादी के लिए एग्री करवा लिया। तब अचानक खिड़की के खटकने की आवाज़ आती है तो मिस्री की तंद्रा टूटती है और वो अपनी डायरी देखने लगती है। फिर वो आज जो कुछ हुआ उसके बारे में अपनी डायरी में लिखती है। ये लिखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो आंसू उसकी डायरी पर गिर रहे थे। मिस्री अपनी हर तकलीफ अपनी डायरी में लिखती है और हर वो सवाल जो वो करना चाहती है, हर वो बात जो वो कहना चाहती है मगर कह नहीं पाती, और वो उसे उस डायरी में लिख देती है। फिर मिस्री कुछ सोचती है और लिखती है। पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी कहानी आप लोगों ने सुन ली है ये इस पार्ट की। तो आप लोगों को कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करते रहिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।